नमस्कार, आपका स्वागत है जस हिंदी में। मैं हूं आपके साथ राशि और अब वक्त हो चला है कुछ अच्छी खबरों का। तो आइए बढ़ते हैं आज की पहली गुड न्यूज की ओर। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बड़ी सफलता मिली है। भारत कड़े मुकाबले में 4 साल की अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए चुना गया है। भारत को ये कामयाबी तब मिली है जब चीन और दक्षिण कोरिया अभी भी एशिया प्रशांत श्रेणी से शेष सीट से निर्वाचित होने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत की जीत बड़ी है और उसे 53 में से 46 वोट मिले हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र से दूसरे सदस्य के लिए चीन और दक्षिण कोरिया के बीच मुकाबला चल रहा है। भारत का चुनाव गुप्त मतदान से हुआ, जबकि अर्जेंटीना, सिएरा लियोन, स्लोवेनिया, यूक्रेन, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया और अमेरिका निर्विरोध चुने गए। 4 साल का कार्यकाल अगले साल 1 जनवरी से शुरू होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्वीट कर कड़े मुकाबले में इसे बड़ी जीत के लिए भारतीय टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि भारत की सांख्यिकी, विविधता और जनसांख्यिकी के क्षेत्र में विशेषज्ञता से उसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग एक सीट पाने में मदद की है। एशिया प्रशांत क्षेत्र से अभी जापान और समाओ के साथ कुवैत और दक्षिण कोरिया सदस्य हैं। जापान और समाओ का कार्यकाल अगले साल और कुवैत और दक्षिण कोरिया का कार्यकाल इसी साल खत्म हो रहा है। वहीं भारत को संयुक्त राष्ट्र के नार्कोटिक ड्रग्स पर आयोग और HIV पर UN कार्यक्रम के समन्वय बोर्ड का सदस्य चुना गया। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने ये जानकारी दी। नार्कोटिक ड्रग्स पर आयोग अंतर्राष्ट्रीय दवा नियंत्रण संधियों की आवेदन की निगरानी करता है, जबकि UN एड्स का कार्यक्रम समन्वय बोर्ड HIV एड्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया का समर्थन करता है। लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के पहले 2 स्क्वाड्रन्स का संचालन करने के बाद भारतीय वायुसेना जल्द ही इसकी देश में पहली फायरिंग करने जा रही है। वरिष्ठ रक्षा अधिकारियों ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारतीय बलों ने रूस में परीक्षण के दौरान रूसी मूल की मिसाइल प्रणाली को दागा था, लेकिन भारत में इसकी फायरिंग नहीं की जा सकी। रक्षा अधिकारियों ने कहा कि जल्द ही देश में इसका परीक्षण किया जाएगा। वो मिसाइल तेजी से घूम रहे वायव्य लक्ष्य को निशाना बनाएगा। भारत ने पहले ही अपने पहले 2 मिसाइल सिस्टम स्क्वाड्रन को अलग अलग ऐसे स्थानों पर तैनात किया है, जहां से वो लद्दाख सेक्टर के साथ साथ पश्चिम बंगाल के चिकन नेक कॉरिडोर को भी कवर कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि पहला स्क्वाड्रन पंजाब में तैनात किया गया है। यहाँ से पाकिस्तान की सीमा के साथ साथ उत्तरी और पश्चिमी क्षेत्रों को भी कवर कर सकेगा। विभिन्न रेंज से लैस मिसाइलों की ये प्रणाली दुश्मन की बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और 400 किलोमीटर तक की दूरी पर उड़ने वाले मानव रहित हवाई वाहनों का खात्मा कर सकती है। भारत और रूस के बीच हुए S-400 मिसाइल सिस्टम का ये सौदा 35,000 करोड़ रुपए से अधिक का है। इस सौदे के तहत 3 सालों में भारत को रूस से रक्षा मिसाइलों के 5 स्क्वाड्रन हासिल करने हैं। साथ ही अगले वित्तीय वर्ष के अंत तक सभी 5 खेप की डिलीवरी पूरी होने की उम्मीद है। क्रिकेट के नियम बनाने वाली संस्था MCC यानी मिली रिबन क्रिकेट क्लब ने 2011 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान MS धोनी सहित 5 भारतीय क्रिकेटर्स को क्लब की लाइफ टाइम मेंबरशिप से नवाजा है। MCC ने 5 अप्रैल को इसकी घोषणा की। धोनी के अलावा सुरेश रैना और युवराज सिंह सहित 19 पुरुष और महिला क्रिकेटर्स को सम्मानित किया गया है। इसमें 2 नॉन प्लेइंग व्यक्ति भी हैं, जिन्हें पिच के बाहर उनके शानदार योगदान के लिए सम्मानित किया गया है। भारत ने धोनी की कप्तानी में 2011 में 28 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप जीता था। युवराज और रैना उस टीम के सदस्य थे। भारत धोनी की कप्तानी में ही साल 2007 में ही T20 वर्ल्ड चैंपियन भी बना था। वहीं ODI में मिताली राज ने 232 मैचों में 7,805 रन बनाए, जो महिला क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड पा चुकी हैं। विमेन्स ODI मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली झूलन गोस्वामी भी सम्मान सूची में शामिल हैं। इस लिस्ट में भारत के अलावा इंग्लैंड के भी 5 खिलाड़ी शामिल हैं। न्यूजीलैंड के 2 और ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज के 1-1 खिलाड़ी शामिल हैं। MCC खेल के कुछ दिग्गजों को उनके इंटरनेशनल करियर में शानदार प्रदर्शन के लिए लाइफ टाइम मेंबरशिप देने पर विचार करती है और फिर उन्हें उससे नवाजा जाता है। लाइफ टाइम मेंबरशिप उन व्यक्तियों को भी दी जाती है जिन्होंने MCC या खेल के असाधारण योगदान दिया हो। आखिरी बार 2021 में MCC के 18 नए सदस्यों को लाइफ टाइम मेंबरशिप दी गई थी। इसमें भारतीय स्पिनर हरभजन सिंह और पूर्व तेज गेंदबाज जुवागल श्रीनाथ भी शामिल थे।
एमसीसी क्रिकेट के नियम बनाती है और समय समय पर इसमें भी बदलाव भी करती है। मैरीलिबॉन क्रिकेट क्लब आज से साल 1787 में अस्तित्व में आया था। इसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड का लॉर्ड्स मैदान है। आईसीसी के आने से पहले एमसीसी के नियमों पर ही क्रिकेट खेला जाता था। आईसीसी आज भी एमसीसी के नियमों पर ही चलता है। एमसीसी अभी भी क्रिकेट के नियम बनाता है, लेकिन वो आईसीसी से होकर ही गुजरते हैं। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रवीना टंडन को पद्मश्री से नवाजा गया। रवीना को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए देश के चौथे सबसे बड़े सम्मान से नवाजा गया। फिल्मों के अलावा रवीना कुछ सालों से महिला सशक्तिकरण और शिक्षा संबंधी मुद्दों पर भी काम कर रही हैं। रवीना के अलावा हाल ही में ऑस्कर जीतने वाले म्यूजिक कंपोजर एम कीरावानी को भी इस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 5 अप्रैल को राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार वितरित किए गए। पुरस्कार पाने वालों की लिस्ट राष्ट्रपति भवन द्वारा हर 26 जनवरी को जारी की जाती है। इस बार सिनेमा जगत से रवीना टंडन और एम कीरावानी को यह पुरस्कार मिला है। हाल ही में दिवंगत हुई साउथ की फेमस सिंगर वाणी जयराम को मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वाणी ने कुल 18 भाषाओं में गाने गाए हैं। वाणी ने बॉलीवुड को भी कई बेहतरीन गाने दिए हैं। 1980 में वाणी को मीरा फिल्म के मेरे तो गिरधर गोपाल गाने के लिए फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। अमेरिका के भारत में पूर्व राजदूत रिचर्ड वर्मा को अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रबंधन और संसाधन उप मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है, जिससे वो विदेश मंत्रालय में सर्वोच्च स्थान पाने वाले भारतीय अमेरिकी बन गए हैं। विदेश मंत्रालय में शीर्ष पद की शपथ लेने के बाद वर्मा ने बुधवार को एक ट्वीट में कहा कि विदेश मंत्रालय में वापसी करना सम्मान की बात है। विदेश मंत्रालय के प्रबंधन और संसाधन उप मंत्री को अमेरिका में विदेश मंत्रालय के मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में जाना जाता है। 54 वर्षीय वर्मा एक वकील, राजनयिक और कार्यकारी अधिकारी रह चुके हैं। वर्मा को उप मंत्री बनाने के लिए अमेरिकी सेनेट ने पिछले महीने 67-26 के वोट से पुष्टि की थी। वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में कार्य किया था और वर्तमान में वो मास्टरकार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और वैश्विक सार्वजनिक नीति के प्रमुख थे। ओबामा प्रशासन के दौरान वर्मा ने विदेश मंत्रालय के विधायी मामलों के सहायक मंत्री के रूप में भी कार्य किया था। इससे पहले अपने करियर में वो अमेरिकी सेनेटर हैरी रीड के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, जबकि वो डेमोक्रेटिक सचेतक, अल्पसंख्यक नेता और अमेरिका की सेनेट के तत्कालीन बहुमत के नेता रह चुके हैं। उन्होंने द एशिया ग्रुप के वाइस चेयरमैन स्टेप्टो एंड जॉनसन एलएलपी में पार्टनर और सीनियर काउंसलर और एल्बर्टा स्टोनब्रिज ग्रुप में सीनियर काउंसलर के रूप में काम किया है। वो अमेरिकी वायुसेना के एक अनुभवी अधिकारी हैं, जहां उन्होंने न्यायाधीश अधिवक्ता के रूप में सक्रिय ड्यूटी पर काम किया था। सैकड़ों कोन्याक नागाओं ने मंगलवार को कोहिमा शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर नागा हेरिटेज विलेज किसामा में जनजाति का प्रमुख त्योहार मनाया। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों में सजे सभी उम्र के पुरुष और महिलाएं फसल पूर्व उत्सव मनाने के लिए प्रसिद्ध हॉर्नबिल फेस्टिवल स्थल पर एकत्र हुए। जनजाति का 6 दिवसीय उत्सव 1 अप्रैल से शुरू होता है। पुरुष लोग भैंस, मिथुन और सूअर जैसे पशुओं को इकट्ठा करते हैं, जबकि महिलाएं केले के पत्ते और जंगली जानवरों को इकट्ठा करती हैं। दूसरे दिन पशुधन का वध किया जाता है और ससुराल और मेहमानों के साथ दावत मनाई जाती है। उन्होंने बताया कि मुख्य उत्सव तीसरे और चौथे दिन होता है, जहां उत्सव को चिन्हित करने के लिए लोक नृत्य और गीतों का प्रदर्शन किया जाता है। 5वां दिन मृत आत्माओं के लिए दावत का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि मृतक परिवार के सदस्यों, रिश्तेदारों और ससुराल वालों को याद करने के लिए एक छोटा सा भोज मनाया जाता है। उत्सव का समापन 6ठे दिन होता है। अगले दिन उत्सव की अवधि के दौरान खोपड़ियों को सजाने के लिए उपयोग किए जाने वाले बांस के खंभे को नष्ट कर दिया जाता है। उन्होंने बताया कि आधुनिक समय में समुदाय को एकजुट करने और जनजाति की परंपरा और संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। आइए सुनते हैं नागालैंड के पर्यटन और उच्च शिक्षा मंत्री तेमजिन इनमा अलोंग ने क्या कहा। A very happy Owling festival to all the Konyak brothers and sisters. This is truly one of the best celebrated festivals among the tribes of Nagaland, and the Konyaks have been very fervent to celebrate Owling all over the state. And today we are also happy to know that
in Kohima, we are celebrating the Howling Festival in Kohima, where the confluence of not only the Angamis but also the confluence of all the tribes of Nagaland are here. And today's Howling here, the Konyak Union Kohima has done a tremendous job, and it's a wonderful thing. And the food was great. So it's called the Mopong Hong Kong Union's food. Na? So it was really wonderful. गुड न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर लौटूंगी कुछ अच्छी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए जज हिंदी।